नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वेतन, और वेतन में हम पढ़ रहे थे वेतन के स्थान पर लाभ। तो वेतन के स्थान पर लाभों में आज हम बात करेंगे क्षतिपूर्ति की। क्षतिपूर्ति की कंपेंसेशन। अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जाती है, किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की राशि अगर दी जाती है, तो वो क्षतिपूर्ति की राशि वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है, और ऐसी क्षतिपूर्ति पूर्णतया कर योग्य होती है। लेकिन अगर क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी को या श्रमिक को नौकरी से हटाए जाने के संबंध में दी जाती है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति के संबंध में कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों के आधार पर जो है कर मुक्ति दे दी जाती है। क्षतिपूर्ति जो है श्रमिकों की संख्या में कमी करने अथवा छंटनी करने अथवा व्यवसाय उद्योग के बंद करने पर नियोक्ता द्वारा श्रमिक को श्रमिकों की संख्या में कमी करने अथवा छंटनी करने अथवा व्यवसाय उद्योग के बंद करने पर नियोक्ता द्वारा श्रमिक को हटाए जाने पर यदि क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राशि दी जाती है, तो निम्नलिखित राशियों में से सबसे कम राशि कर मुक्त होती है। देखिए, अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कोई भी राशि, किसी प्रकार की राशि अगर क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है, तो ऐसी राशि वेतन शीर्षक के जो वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है, और जो क्षतिपूर्ति की पूरी राशि कर योग्य होती है। लेकिन अगर क्षतिपूर्ति श्रमिकों की संख्या में कमी करने अथवा छंटनी करने या फिर व्यवसाय ही बंद हो रहा है नियोक्ता का, तो व्यवसाय बंद होने के कारण उसको नियोक्ता द्वारा श्रमिक को हटाया जाता है, तब अगर उसको क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है, तो ऐसी राशि निम्नलिखित राशियों में से सबसे कम राशि तक कर मुक्त होती है। जहां पे श्रमिक को हटाया जा रहा है या फिर व्यवसाय बंद हो गया और श्रमिक को मतलब श्रमिकों की संख्या में कमी करने की वजह से अगर हटाया जा रहा है या फिर व्यवसाय ही बंद हो गया तो श्रमिक को निकाला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू हो जाता है, और फिर जो है उसको क्षतिपूर्ति की राशि देनी पड़ती है। नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है। तो अगर ऐसी राशि नियोक्ता द्वारा अगर दी जाती है क्षतिपूर्ति के रूप में, तो वो राशि निम्न में से सबसे कम राशि तक कर मुक्त होती है। ऐसी कौन कौन सी राशि है? सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको वास्तव में कितनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई। वास्तविक प्राप्त राशि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत गणना की गई राशि। तीसरा
5 लाख। तो हमने बात की थी कि जहां पे नौकरी से हटाया जा रहा है, श्रमिक को निकाला जा रहा है, चाहे कोई भी कारण रहे, चाहे श्रमिकों की संख्या में कमी की जा रही हो या फिर व्यवसाय ही बंद हो रहा हो, वहां पर ऐसी स्थिति में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू हो जाता है और जो नियोक्ता है, नियोक्ता को एक राशि क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करनी पड़ती है। तो जब क्षतिपूर्ति की ऐसी राशि दी जाती है तो ऐसी राशि में से कुछ राशि की कर मुक्ति दे दी जाती है और वो राशि जो इन तीनों राशियों में से सबसे कम राशि होती है उसके बराबर की कर मुक्ति दी जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे वास्तविक प्राप्त राशि, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत गणना की गई राशि और तीसरा है 5 लाख रुपए। तो अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो राशि है उसकी गणना हम निम्न प्रकार करेंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम राशि होती है प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो राशि होती है वो होती है प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। अब यहां पर 15 दिन का वेतन कैसे निकालेंगे और सेवा वर्षों का क्या मतलब है? तो यहां जो सेवा वर्ष है, सेवा वर्षों की गणना के लिए 6 माह से अधिक अवधि को पूरा वर्ष मान लिया जाता है। यहां पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जब हम राशि की गणना करते हैं तो सेवा वर्षों की जब गणना की जाती है तो 6 माह से अधिक अवधि अगर है सेवा वर्षों में तो 6 माह से अधिक अवधि को पूरा वर्ष मान लिया जाता है। अब 15 दिन का वेतन लेना है तो एक दिन के वेतन की गणना हम कैसे करेंगे? औसत एक दिन का वेतन कैसे ज्ञात करेंगे? औसत एक दिन के वेतन के लिए श्रमिक को हटाए जाने वाले माह के तुरंत पूर्व के 3 माह के कुल वेतन में तीनों माह के दिनों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। एक दिन का औसत वेतन कैसे ज्ञात किया जाएगा? एक दिन का औसत वेतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जिस माह में श्रमिक को हटाया है उस महीने के तुरंत पूर्व के जो 3 महीने होंगे उनका टोटल वेतन, कुल वेतन हम ज्ञात कर लेंगे और उस कुल वेतन में जो तीनों जो महीने हैं उसके दिनों का भाग देकर एक दिन का वेतन ज्ञात कर लिया जाएगा। एक दिन का औसत वेतन, एक दिन का औसत वेतन 3 महीनों के आधार पर ज्ञात किया जाएगा। यहां पर वेतन से हमारा क्या तात्पर्य है? वेतन का मतलब है सभी नकद एवं सुविधाओं के रूप में
सुविधाओं के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक। सभी नगद एवं सुविधाओं के रूप में जो भी पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है वो सब वेतन के अंतर्गत शामिल कर लिया जाएगा। यहां पर केवल बोनस, ग्रेच्युटी एवं कर्मचारी कल्याण हेतु स्थापित कोष में नियोक्ता के अंशदान को छोड़कर वेतन में सभी नगद एवं सुविधाओं का मूल्य पारिश्रमिक में सम्मिलित जो भी सुविधाएं और जो भी नगद रूप में उसको जो भी पारिश्रमिक मिल रहा है वो सारा का सारा वेतन मान लिया जाएगा। लेकिन जो बोनस, ग्रेच्युटी और कर्मचारी कल्याण हेतु स्थापित किसी कोष में अगर नियोक्ता अंशदान करता है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। बोनस, ग्रेच्युटी और जो कर्मचारी कल्याण कोष में नियोक्ता का अंशदान है उसको छोड़कर बाकी सभी नगद और जो सुविधाओं के रूप में जो उसको पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है वो हम वेतन में सम्मिलित कर लेंगे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उनमें से ऐसा है कि ये जो क्षतिपूर्ति की राशि है, ये क्षतिपूर्ति की राशि ये क्षतिपूर्ति की राशि जो है वो यदि कर्मचारी प्रबंधक या प्रशासक के रूप में नियुक्त हो अथवा कर्मचारी अधीक्षक यानी कि सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त हो तथा उसका वेतन 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतः परियोगी होगी। अगर कर्मचारी को छंटनी पर या उद्योग के बंद होने पर क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है नियोक्ता के द्वारा, तो ऐसी राशि अगर वो कर्मचारी उस व्यवसाय में प्रबंधक या प्रशासक के रूप में नियुक्त था या फिर वो कर्मचारी एक सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त था और उसका वेतन जो है 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक था, ऐसे लोगों को अगर छंटनी पर निकाले जाने पर या फिर व्यवसाय के बंद होने पर निकाले जाने पर अगर क्षतिपूर्ति दी जाती है ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोगों के लिए क्षतिपूर्ति करमुक्त नहीं होती। जो क्षतिपूर्ति की राशि है वो पूर्णतः कर योग्य होती है। जो श्रमिक है, श्रमिकों को भी क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है जिनका वेतन 10,000 से प्रति माह से कम है, ऐसे लोगों के लिए हमको करमुक्ति की राशि की गणना करनी है। तो हमने बात की थी कि करमुक्ति की राशि की जो गणना है, जो करमुक्त राशि है वो इन तीनों राशियों में जो सबसे कम होगी उस राशि के बराबर होती है। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अगर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत दी जाती है तो क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतः करमुक्त होती है। ऐसी कोई योजना जो केंद्र सरकार ने के अप्रूवल द्वारा बनाई गई है तो फिर वो राशि क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतः करमुक्त होगी। इसके संबंध में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। जो
एक कर्मचारी था, वो 1 मई 2006 को लिपिक के रूप में नियुक्त हुआ था और 15 जून 2018 को छंटनी के कारण नौकरी से हटा दिया गया। जो कर्मचारी है, कर्मचारी 1 मई 2006 को लिपिक यानी कलर के रूप में नियुक्त हुआ और 15 जून 2018 को छंटनी के कारण हटा दिया गया। छंटनी के कारण हटा दिया गया। उसको क्षतिपूर्ति के रूप में 18,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। 18,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुए। 18,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुए और उसका जो वेतन था 1 अप्रैल 2018 से 2,300 रुपए प्रतिमाह था। 1 अप्रैल 2018 से उसका वेतन 2,300 रुपए प्रतिमाह था। उससे पूर्व 1 अप्रैल से पूर्व 1 अप्रैल 2018 से पूर्व, उससे पूर्व उसका वेतन 2,000 रुपए प्रतिमाह था। गत वर्ष 2018-19 के लिए क्षतिपूर्ति की करमुक्त राशि ज्ञात कीजिए। तो जो क्षतिपूर्ति की राशि है वो अगर कोई कर्मचारी प्रबंधक के रूप में, प्रशासक के रूप में या सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त है जिसका वेतन 10,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतः कर योग्य होती है, किसी भी प्रकार की करमुक्ति नहीं दी जाती। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कर्मचारी है वो लिपिक के रूप में नियुक्त है, कलर के रूप में नियुक्त है, तो यहाँ पे जो क्षतिपूर्ति अगर इसको दी जाएगी तो उसमें से हम करमुक्ति दे सकते हैं। जो राशि क्षतिपूर्ति की राशि करमुक्त हो सकती है। दूसरा हम ये देखेंगे कि ये जो क्षतिपूर्ति है केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत नहीं दी गई है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये जो क्षतिपूर्ति की राशि है ये कर योग्य हो सकती है। अगर केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत अगर ये क्षतिपूर्ति दी जाती तो ऐसी राशि पूर्णतः करमुक्त हो जाती। लेकिन हमको ये याद करना पड़ेगा ये पूर्णतः करमुक्त नहीं है, हमको क्षतिपूर्ति की करमुक्त राशि इसमें ज्ञात करनी पड़ेगी। और एक चीज और है कि अगर ऐसी क्षतिपूर्ति छंटनी के कारण के अलावा या फिर व्यवसाय के बंद होने के वजह से अगर ऐसी क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती, क्षतिपूर्ति का कारण कोई अन्य होता, अगर नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को क्षतिपूर्ति छंटनी की वजह से या फिर जो व्यवसाय के बंद होने के कारण अगर नहीं दी जाती, किसी अन्य कारण से क्षतिपूर्ति दी जाती है नियोक्ता द्वारा, तो ऐसे क्षतिपूर्ति की राशि भी पूर्णतः कर योग्य होती है। लेकिन ये जो क्षतिपूर्ति है ये क्षतिपूर्ति छंटनी के कारण दी जा रही है, और छंटनी के कारण जब दी जा रही है तो यहाँ पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू हो जाता है। तो हम करमुक्ति की राशि की गणना जो करेंगे वो तीनों राशियों में से जो हमने पहले पढ़ा था उन तीनों राशियों में से जो सबसे कम राशि होगी उसके बराबर की हम यहाँ पर करमुक्ति देंगे। तो 3 राशियां हैं, एक तो वास्तविक प्राप्त राशि, वास्तविक प्राप्त राशि यहां पर है 18,000 रुपए। निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी। इनमें से सबसे कम राशि करमुक्त होगी। वास्तविक प्राप्त राशि है 18,000 रुपए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947
के अंतर्गत गणना की गई राशि, और तीसरा 5 लाख रुपए। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हमको गणना करनी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ये कहता है कि प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। तो एक दिन का वेतन हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा। 15 दिन का वेतन ज्ञात करने के लिए, तो एक दिन का औसत वेतन ज्ञात करने के लिए, एक दिन का औसत वेतन ज्ञात करने के लिए हमने बात की थी कि जिस माह में उसको निकाला जा रहा है, जिस माह में उसको उसकी कर्मचारी की छंटनी की गई है, उसके तुरंत पूर्व के 3 माह का कुल वेतन पहले ज्ञात किया जाएगा। तो इसकी छंटनी हुई है, इसको निकाला गया है 15 जून 2018। तो जिस माह में छंटनी की है उसके तुरंत पूर्व के 3 माह का, तो जून में उसकी छंटनी होगी, तो जून से पहले के 3 महीने हो गए मार्च, अप्रैल, मई। मार्च, अप्रैल, मई 2018, ये 2018 के तीनों महीने हो गए। और अप्रैल से उसका जो वेतन है, 1 अप्रैल 2018 से उसका वेतन है 2300 रुपए। तो अप्रैल और मई का वेतन, 2 महीने का वेतन तो हुआ 2300 रुपए। और मार्च का जो वेतन है, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीनों का वेतन लेना है, तो अप्रैल मई का 2300 रुपए प्रति माह। और अप्रैल से पहले मार्च का जो वेतन था उसको मिलता था 2000 रुपए, उसको मिलता था 2000 रुपए। एक महीने का वेतन हो गया 2000 रुपए। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 4600 और 6600, 6600 रुपए आएगा। एक दिन का औसत वेतन ज्ञात करने के लिए हम जिस माह में छंटनी की जाती है उसके तुरंत पूर्व के 3 माह का कुल वेतन ज्ञात कर लेते हैं, और उस कुल वेतन में हम जो उन तीनों माह के दिनों की संख्या का भाग देते हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने, तो मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 और मई में 31। तो 92 डेज, 92 दिनों का इसमें भाग लगा देंगे। तो प्रत्येक दिन का वेतन आ रहा है 71 रुपीज 7.74, यानी 71 रुपये 74 पैसे। ये इसका एक दिन का वेतन आ रहा है। अब हमको ज्ञात करना है प्रत्येक 15 दिन का वेतन, और वो भी प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। तो जो है 71 रुपये 74 पैसे को हम 15 दिन से गुणा कर देंगे, तो 15 दिन का वेतन आ जाएगा। तो ये एक वर्ष के लिए एक सेवा वर्ष का वेतन आ जाएगा। और फिर जितने सेवा वर्ष, जितने वर्ष इसने सेवा की है, सेवा दी है, अपनी सर्विस में रहा, उन वर्षों से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो हमने बात की थी कि सेवा वर्षों की गणना करने के लिए 6 माह से अधिक की अवधि को एक वर्ष मान लिया जाता है। तो देखेंगे कि कितने वर्ष इसने काम किया। 1 मई 2006, 1 मई 2006 से 15 जून 2018, 1 मई 2006 से 30 अप्रैल 2018 तक, तो उसमें पूर्ण वर्षों की गणना हो जाएगी इसकी। तो मई 2006 से 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 वर्ष हो गए। 1 मई 2006 से 30 अप्रैल 2018 तक 12 वर्ष हो गए। फिर उसके बाद 1 मई 2018 से 15 जून 2018, क्योंकि ये 15 जून 2018 को हटा दिया गया। तो यहां पर 1 माह है 15 दिन हुए हैं।
तो इसके जो टोटल जो कुल सेवा वर्ष थे, पूरा जो सेवा काल था वो 12 वर्ष 1 महीना 15 दिन। 6 माह से अधिक अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाता है, पूरा वर्ष मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 6 माह से कम अवधि है तो इसका जो सेवा काल माना जाएगा वो माना जाएगा 12 वर्ष। तो प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन देना है। हमने 1 दिन का वेतन ज्ञात कर लिया, 1 दिन के वेतन को 15 से गुणा करने पर 15 दिन का वेतन आ जाएगा। ये 1 सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन आएगा और हमको 12 सेवा वर्षों के लिए ज्ञात करना होगा इसका वेतन। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये आता है लगभग 12,913 रुपए। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत जो राशि की हमने गणना की वो राशि आती है 12,913 रुपए। अब इन तीनों में से जो भी राशि सबसे कम होगी उसके बराबर की कर मुक्ति दे दी जाएगी। तो क्षतिपूर्ति की जो प्राप्त राशि है वो है 18,000 रुपए। 18,000 में से 12,913 रुपए की कर मुक्ति दे दी जाएगी और जो शेष राशि होगी वो कर योग्य राशि होगी जो वेतन शीर्षक की आय में जोड़ दी जाएगी। इसकी जो करदाता है, जो कर्मचारी है, इसकी वेतन की आय मान ली जाएगी। एक क्षतिपूर्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि ये जो क्षतिपूर्ति है ये मिली है कर्मचारी को छंटनी के कारण, या फिर उसको छंटनी के कारण उसको निकाला जा रहा है कर्मचारी को, तब क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हुई है और यहाँ पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू हो जाता है। लेकिन अगर किसी श्रमिक को कारखाने में काम करते हुए अगर दुर्घटना हो जाए और श्रमिक शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग हो जाए, असक्षम हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कारखाने में काम करते समय दुर्घटना हुई और जो श्रमिक है, कर्मचारी है, उसकी मृत्यु हो गई, तब ऐसी स्थिति में वहां पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1948 लागू होता है। मैं फिर से दोहरा दूं कि कारखाने में काम करते समय अगर श्रमिक शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो जाता है या फिर उस दुर्घटना के कारण जो काम करते समय हुई उस दुर्घटना के कारण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1948 लागू होता है। वहां पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है, वहां पर क्षतिपूर्ति करनी है कर्मचारी को। वहां पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1948 लागू होता है और उस स्थिति में अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को क्षतिपूर्ति दी जाती है जब दुर्घटना के दौरान वो शारीरिक या मानसिक अपंग हो गया है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, तब अगर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को या फिर उसके परिवार के सदस्यों को अगर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जाती है, जो क्षतिपूर्ति कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1948 यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1948 के अंतर्गत दी गई है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतः करमुक्त होगी। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। वेतन के स्थान पर लाभों में जो अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।